वो अलग अलग चीज़ है। हम गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, पार्टीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी रही जिन्होंने स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए थोड़ा ठीक ठाक काम किया, कुछ ने बुरा काम किया, कुछ ने अच्छा काम किया। आप इवेल्युएट कर सकते हैं। मैंने आपको 70-80 साल का जो पीरियड बताया है आज़ादी से लेकर अब तक का डेमोक्रेसी का जो सफ़र है, उसमें इस तरह की चीज़ें रही हैं। तो अब देखिए, इसके बाद में आपको पता है अमेरिका में सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे राइट्स एब्सोल्युटली दिए जाते हैं। हालांकि कोर्ट ने उन पे बाद में रोक लगाई है। वहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमसी है, आपको पता है। जुडिशरी जो कहेगी वो माना जाएगा। और हमारे इंडिया में जुडिशियल सुप्रीमसी भी नहीं है, लेजिस्लेटिव सुप्रीमसी भी नहीं है। तो पार्लियामेंट ये कह सकती है मैं संप्रभु हूँ, ना लेजिस्लेचर ये कह सकता, ना तो एडमिन ये कह सकता है कि मैं संप्रभु हूँ, ना डिपार्टमेंट ये कह सकता है मैं संप्रभु हूँ। संप्रभु कौन है? आप लोग। ठीक है ना? वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वी द पीपल ऑफ इंडिया ने चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो लीगल सुप्रीमसी तो कॉन्स्टिट्यूशन में है और पॉलिटिकल सुप्रीमसी हम लोगों में है। ये अलग चीज़ है कि प्रैक्टिकल में सिचुएशन अलग हो सकती है। नाम के लिए हमारे पास सुप्रीमसी हो, हमारी बात सुनी ना जाती हो। ठीक है ना? आप लोगों की वजह से ही देश चल रहा है और आपकी बात हो सकता है सुनी ना जा रही हो। एनीवे, अब देखिए बात जो है वो ये है कि हमारे यहाँ साफ साफ नहीं लिखा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19 के परव्यू में है। अमेरिका में साफ लिखा हुआ है, फर्स्ट अमेंडमेंट में उन्होंने कह दिया कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी शामिल है, प्रेस की आज़ादी भी शामिल है। तो यहाँ पे फ्री, वैसे तो ये कहा जाता है कि जो प्रेस है वो फोर्थ पिलर है, चौथा खंबा है डेमोक्रेसी का। तीन खंबे तो आपको पता ही है। लेजिस्लेचर, प्रेस, PRESS, प्रेस। मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कुछ मामलों में गलत हो सकता है। इंग्लिश मीडियम से मैं पढ़ा नहीं हूँ शुरू से। ठीक है ना? कुछ चीज़ें प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो सकती हैं। एनीवे, तो प्रेस, ठीक है ना? तो देखिए, इसमें हमारे यहाँ फोर्थ पिलर कहा जाता है प्रेस को, और ये कहा जाता है कि चौथा खंबा है, चौथा खंबा है प्रेस, माना जाता है। लेकिन प्रेस कुछ टाइम तक तो प्रेस ने अच्छा काम किया, खासतौर से आज़ादी से पहले तक। आज़ादी के बाद ये देखा गया कि प्रेस का डिग्रेडेशन होता चला गया। प्रेस का, न्यूज़पेपर्स वगैरह ने वो काम नहीं किया जितना अच्छा काम उन्हें करना चाहिए था। अब देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट USA का है, उसने शिकागो का एक केस है, टर्मिनीलो वर्सेस शिकागो। उसमें ये ऑब्जर्व किया कि एक्सेप्टेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ द dissident press is the measure to maturity of the nation। के विभिन्न तरह के जो प्रेस हैं, मीडिया है, उसको स्वीकार करना वो मैच्योरिटी दिखाता है, राष्ट्र की परिपक्वता दिखाता है कि आपने अपने विरोधी प्रेस को भी अलाउ कर दिया कि भाई बुराई करो हमारी, गवर्नमेंट ने। और जो आपके सपोर्ट में प्रेस बोल रही है उसको भी अलाउ कर दिया कि बुराई नहीं कर रहे, हमारे फेवर में बोल रहे हो, बोलो। सभी तरह के लोग ऐसा काम कर सकते हैं। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज प्रिंटिंग विदाउट लाइसेंस सब्जेक्ट टू द consequence ऑफ लॉ।
एक केस है लॉर्ड मैन्सफील्ड थे इसमें, लॉवेल वर्सेस ग्रिफिन का। उसमें ये कहा कि भाई लाइसेंस जो है कि बिना प्रिंटिंग करना, छापना, उसके लिए आपको उत्तरदायी होना पड़ेगा। आप पहले लाइसेंस ले लीजिए प्रिंटिंग करने का, न्यूज़पेपर चलाइए। तो essentially freedom of press consists of the freedom to print and publish what one pleases without the previous permission। ठीक है ना। तो सवाल ये है कि जो प्रिंटिंग है बिना लाइसेंस के, वो सब्जेक्ट टू लॉ तो हो सकती है कि लॉ का उस पर प्रभाव रहेगा, लॉ उसको देखेगा कि क्या होना चाहिए। लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसमें प्रिंट करना, पब्लिश करना बिना किसी प्रीवियस परमिशन के शामिल है। अगर आप लाइसेंस लेके काम कर रहे हैं तो जो भी चाहते हैं वो छापिए, जिस तरह की भी बात कहना लिखना चाहते हैं। अब देखिए, इंडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज नॉट बीन एक्सप्रेसली मेंशन इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। इंडिया में तो साफ साफ लिखा नहीं है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। समझने की कोशिश कीजिए क्लास में क्या चल रहा है, ठीक है ना, कंसेप्ट किस बात पे चल रहा है। तो इंडिया में, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगा, तबीयत खराब है मेरी। तो हो सकता है आपके पास कम्युनिकेट होने में थोड़ा टाइम लगे, आपके दिमाग में जाने में, क्योंकि कम्युनिकेशन में कई तरह की बाधाएं होती हैं, कई तरह के रेस्ट्रिक्शन होते हैं। कभी आवाज़ भी कभी कभी रेस्ट्रिक्शन होता है। जिनकी बहुत अच्छी आवाज़ होती है उनको बहुत अच्छा माना जाता है बोलने वाला, मतलब। और कभी कभी आपके शब्दों की पकड़, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल सब्जेक्ट के बारे में, आपकी नॉलेज, ये सारी बातें आपके कम्युनिकेशन में। और दूसरे का क्या अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि दूसरा कितना समझ सकता है। शोर हो रहा है, पंखे चल रहे हैं, नहीं समझ में आएगा, कम समझ में आएगा। तो अब देखिए, इंडिया में तो साफ साफ नहीं लिखा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है 19 क्लॉज 1A में, लेकिन ये इम्प्लिसिट है, ये छिपा हुआ है शब्दों में कि हाँ ये लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, प्रेस को भी अधिकार है अपनी बात कहने का। अब देखिए, इसके बाद में इंडिया के केस की बात करते हैं हम। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का केस है 1986 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू अपहोल्ड द फ्रीडम ऑफ प्रेस and invalidate all laws or administrative action which interfere with the freedom of press contrary to the constitutional mandate। कि साहब, ये ड्यूटी है न्यायालय की, प्राइमरी पहली ड्यूटी ये है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो मतलब होनी चाहिए। कोर्ट इस बात को देखें और इस तरह के सारे कानून और प्रशासनिक आदेश जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को रोकते हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये बात साकल पेपर का केस है। इस केस में गवर्नमेंट ने ये कहा कि कानून बनाने के द्वारा या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, आपको पता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी लॉ होता है, और लॉ लेजिस्लेटिव ऑर्डर भी लॉ होता है। लॉ जो विधायिका बनाती है, और एक लॉ वो होता है जो कार्यपालिका बनाती है। तो साकल पेपर के केस में ये कहा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया गया कानून हो, चाहे वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून हो, ठीक है ना। अगर वो ये कहता है कि साहब नंबर ऑफ द पेजेस
कितने होने चाहिए, उनको रेगुलेट करता है। कितना प्राइस चार्ज किया जाना चाहिए और कितना जो है उसमें आप अलग से कुछ न्यूज़पेपर में जोड़ सकते हैं, सप्लीमेंट्स कुछ पेजेस दे देते हैं। कभी-कभी बॉलीवुड के, कभी लिटरेचर के बारे में पेजेस भी आते हैं। आपको पता है तो वो अलग से जोड़ देते हैं, कुछ चार्ज लगाते हैं, कभी-कभी नहीं लगाते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा। तो ये जो है मतलब सारी चीज़ें लेजिस्लेशन के थ्रू रेगुलेट की जा सकती हैं। ये बात कही कि रेगुलेशन की जा सकती है कि कितने पेजेस हों, कितने नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ये नियम बनाया था और इस नियम को कोर्ट ने इनवैलिड कह दिया कि नहीं, आप ये मत बताइए कि कितने पेजेस होंगे, कितने रुपए का पेज होगा। ये न्यूज़पेपर खुद तय करेगा कि कितने पेजेस को वो रखना चाहता है। कोर्ट हेल्ड दैट सच रेगुलेशन डायरेक्टली अफेक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि आपने ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई आप 5 पेजेस से ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं रख सकते, तो वो पूरी बात लिख ही नहीं पाएगा। और डेविल इन द डिटेल, जो डेविल छुपा होता है वो डिटेल में होता है, ठीक है ना। तो पूरी बात समझ में आएगी तभी आप पूरा कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि 19 क्लॉज 1A गारंटीज नॉट ओनली व्हाट ए पर्सन सर्कुलेट बट आल्सो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन। क्या सर्कुलेट करना चाहता है, क्या प्रचार करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ये रेगुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और उसका कितना वॉल्यूम, कितनी मात्रा में सर्कुलेट करना चाहता है, ये भी सर रेगुलेट नहीं किया जा सकता। गारंटी है, जितने पेज निकालना चाहे वो निकालिए, ठीक है ना। क्या आप बोलना चाहते हैं वो बोलिए, आपको लाइसेंस मिल चुका है ना बोलने का। केवल 8 आधार हैं, वैसी बात नहीं बोलेंगे। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरल, बस 8 बातों का ध्यान रख के कुछ भी बोलो, ठीक है ना। बोलने का आपको आज़ादी है। So the freedom of newspaper to publish any number of the pages or to circulate any number of the person is an integral part of the freedom of speech and expression. कितने भी पेज आप सर्कुलेट करें, ये जो है अभिन्न अंग है बोलने की आज़ादी का। इसके बाद में बेनेट कोलमैन का केस आता है और बेनेट कोलमैन के केस में ये बात कही गई कि गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम इवॉल्व किया। क्या सिस्टम इवॉल्व किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने नया सिस्टम बनाया कि न्यूज़ प्रिंट कोटा एंड द फिक्स्ड ए मैक्सिमम नंबर ऑफ द पेज लिमिट। 1973 में न्यूज़ प्रिंट कोटा बनाया और कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेज आप पब्लिश कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इस तरह का उन्होंने एक सिस्टम बनाया। अब गवर्नमेंट ने की ये पॉलिसी कोर्ट ने मना कर दी कि साहब ये गलत बात है, ये बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग आगे बैठ जाइए, आगे आइए, कुछ लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कुछ लोग इधर बैठ जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि आप अधिकतम कितने पेजेस न्यूज़पेपर छापेगा इस बात को आप तय करें। ये बात भी सही नहीं है। नहीं, मैं 1000 पेज का न्यूज़पेपर रखना चाह रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं कर सकता हूँ। पूरे देश भर से मैं इन्फॉर्मेशन ला के हज़ारों पेज छापूँ रोज़, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा पेपर जिसे खरीदना होगा खरीदेगा। देखिए, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातें जो है रोक लगाने से बार-बार मना किया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का केस आता है।
इसमें सुप्रीम कोर्ट held that the legislation to regulate condition of the service of the employee of newspaper establishment, for example, hours of the work, minimum wages, leave, etc., does not violate 19 clause 1A. तो एक कानून बनाया जाता है जो कि ये बताता है कि उनके एम्प्लॉयमेंट की शर्तें क्या होंगी। आपको पता है कि लेबर लॉ डील करता है ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट की शर्तों से। लेबर लॉज, एम्प्लॉयमेंट लॉज, कुछ कॉमर्शियल लॉज भी हैं जो हम काम करते हैं तो उसकी शर्तें बताता है कि आपको इतने घंटे काम करना होगा, इतने घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हैं, काम करने के दौरान इतनी सुविधाएं आपको मिलेंगी, रोशनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज़्यादा पास-पास लोग ना बैठे हों। तो ये लेबर लॉज़ डील करते हैं। बहुत सारे लेबर लॉज़ थे, लगभग 150 के करीब लेबर लॉज़, 150 से भी ज़्यादा। आप समझते हैं जितने कानून आप पढ़ते हैं, उतने कानून लगभग 30 से लेके 40 के करीब आप कानून पढ़ेंगे यहाँ पे इन क्लासेस में 5 साल के दौरान। इंडिया में 30,000 से ज़्यादा कानून हैं। यहाँ पे आप केवल 30 से लेके 50 तक कानून पढ़ लेंगे। वो भी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता। मैंने पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे बोला, मुझे नहीं पता। तो आप लगभग 30 कानून पढ़ेंगे इन 5 सालों के दौरान और लगभग 30,000 कानून हैं इंडिया में। तो लेबर लॉज़ के अपने आप में 200 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा कानून हैं। वो अपने आप में अपने वही है, उसको समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लेबर के लिए क्या रूल्स हैं। हालाँकि अब तो 4 कानून बन चुके हैं, लागू नहीं हुए हैं। 2020 में बन के तैयार हुए हैं, अभी तक लागू हुए नहीं हैं लेबर लॉज़ के नए। तो सर्विस कंडीशंस, कितने घंटे काम करेंगे, कितना कम से कम वेतन मिलेगा, ये जो न्यूज़पेपर के लोग हैं, जिन्हें हम मीडिया पर्सन्स बोलते हैं, उनके लिए अलग से कानून बन सकता है। ये परमिसिबल है, इस केस में कह दिया। उनके लिए अलग से कानून होता है। न्यूज़पेपर का रात में कॉल आया, सो रहे हैं, अरे वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, जाके देखिए। वो तुरंत भागता है वहाँ से गाड़ी लेके, कैमरा-वैमरा वालों को कॉल करता है, चलो, 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 जल्दी चलो, वहाँ पे कवर करना है। अब उससे कहें मैं सो रहा हूँ, मेरी ड्यूटी तो हो रही है। वो ये कहने लगे कि भाई मैं सो रहा हूँ, मेरी ड्यूटी तो खत्म हो गई। ठीक है ना, कोई इम्पोर्टेंट इंसिडेंट खबर करना है तो आपको तुरंत जाना पड़ सकता है। तो उनके लिए वो लेबर लॉज तो चलेंगे नहीं, जो कि टीचर के लिए होते हैं। 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक काम करना है, फिर उसके बाद में काम नहीं करना है। ठीक है, फिर अपना काम करना है, जो भी करो आप, रील चलाओ, ये जो भी करो, या कुछ पढ़ना लिखना करना है। मीडिया पे तो वो रूल्स लागू होंगे नहीं, तो उनके लिए अलग से कानून बन सकता है। ये बात कहा इस केस में, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के केस में। ठीक है ना, लेकिन ये कह दिया कि उनपे इम्यूनिटीज अप्लाई नहीं होंगी कि उन्हें टैक्स में छूट दे दी जाए, इंडस्ट्रियल लॉस को उनके ऊपर लागू ना किया जाए, तो ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। तो इसके बाद में अब आपको एक चीज़ और है, प्री सेंसरशिप का बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंसेप्ट है। प्री सेंसरशिप का मतलब पहले से ही रोक लगा देना। इधर आइए, इधर बैठिए। पहले से ही रोक लगा देना। न्यूज़पेपर के पब्लिश होने से ही पहले उसका कंटेंट पढ़ के कि भाई ये खबर मत छापो, ये खबर छापो, या ये परमिसिबल है, अगर है तो किस लिमिट तक, या परमिसिबल नहीं है। ब्रजभूषण का केस है 1950 का, उसमें ये कहा कि imposition of pre-censorship on the journal is the restriction on the liberty of the press, which is essential part of the freedom of speech and expression। ठीक है ना, तो ये रेस्ट्रिक्शन माना जाएगा, रोक टोक मानी जाएगी कि आपने रोक लगा दी पहले से ही, फिर ये न्यूज़ मत छापो, ये छापो, ये परमिसिबल नहीं है।
ठीक है, तो इस तरह की बात हुई। अब एक चीज़ और आती है कि एडवर्टाइजमेंट जो किए जाते हैं, तो क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आते हैं? आप ये साबुन लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे, ठीक है ना, ये क्रीम लगाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ये कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं। आप ये चिंगम खाएंगे तो उड़ के चले जाएंगे, ठीक है। आप ये सुपारी खाएंगे तो पास पास आ जाएंगे। तो ये जो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कुछ ना कुछ फर्क तो डालते ही हैं आपके ऊपर कि ये चिंगम खा रहे हैं, आप वो चिंगम खा रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है। तो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की क्या पोजीशन है? सवाल ये है, ये वाले जूते पहनेंगे तो इस तरीके से हुसैन बेल्ट बोल्ट बन जाएंगे, हुसैन बेल्ट है, बोल्ट है, बोल्ट है, हाँ। तो आपने वही जूते खरीद लिए 5,000 के, एक बार मैंने खरीद लिए। मैंने तो खैर हुसैन बोल्ट की वजह से नहीं खरीदे, एक्चुअली मुझे कंफर्टेबल जूते चाहिए होते हैं, नहीं तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, तो मैं हर तरह के जूते पहन नहीं पाता हूँ। तो मैंने तो इस वजह से खरीदे थे। एनीवे, तो हम जो बात कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है जो कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसमें भी होता है, तो इसकी क्या पोजीशन है? 19 क्लॉज 1 में ये बताया गया है, हमदर्द दवाखाना का केस है 1960 का। पार्लियामेंट ने कानून बनाया जो कि ड्रग्स को कुछ मामलों में कंट्रोल करता था, ड्रग्स का एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आपको पता है दवाएं ड्रग्स को, तो कुछ केसेस में ड्रग्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा कि ये आपने हमदर्द दवा खाने की दवा खा ली तो आपका गला ठीक हो जाएगा, ठीक है, एक दिन में ही ठीक हो जाएगा, दूसरे दिन 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं कि आपने ये दवा खा ली तो ये बिल्कुल गला आपका साफ हो जाएगा। हमदर्द दवा खाने का केस है ये, और इस केस में ये बात थी कि एक कानून को चैलेंज किया उस उन्होंने, हमदर्द दवाखाना ने, इस आधार पे कि ये रेस्ट्रिक्शन ऑन दी एडवर्टाइजमेंट है कि हमारा जो विज्ञापन करने का अधिकार है, तो रोक लगा दी है कि हम अपनी दवाओं का विज्ञापन कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमको है ही, हमारे विज्ञापन करने पे आप क्यों रोक लगा रहे हैं? ठीक है, तो ये जो है हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अधिकार का वायोलेशन है। The court ruled that the advertisement is definitely form of speech. It may also amount to expression of idea and propagation of human thought. Thus, it will fall within the trapping of 19 clause 1A. ठीक है ना, तो कोर्ट ने ये कहा, ये नियम बनाया कि साहब एडवर्टाइजमेंट करना भी एक तरह का बोलना और व्यक्त करने का अधिकार है, ठीक है ना, तो व्यक्त करने का अधिकार है तो रोक तो इस पे उन्हीं आधारों पे लग सकती है जो कि आपके बोलने की आज़ादी पे रोक लगेगी। आप क्लास में नहीं बोलने देता हूँ, पहले आप खूब बोलते थे शुरू शुरू में, आपको लगता था कि बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोलें। कुछ लोग तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रोक टोक तो लगाई जा सकती है। 8 आधार मैंने आपको बताए कि किन आधारों पे रोक लग सकती है। मैंने आपको कल ये बताया था कि साहब बोलने की आज़ादी पर आपका जो है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ द ऑफेंस। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि मैंने क्या बोला है, मुझे हिंदी में बताने की ज़रूरत शायद नहीं है, ठीक है, जो कि कल मैं बता चुका हूँ
कि देश की जहाँ पे संप्रभुता, फिर भी हिंदी में बता देता हूँ मैं, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि क्लास को एंगेज करना ज़रूरी होता है ना। अब कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं चल क्या रहा है क्लास में, किधर की बात हो रही है, हमारे मतलब की बात तो हो ही नहीं रही है। तो उन्हें एंगेज करना ज़रूरी हो जाता है, फिर भी मैं हिंदी में इस वजह से बता रहा हूँ, दूसरी तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम का वेस्टेज ही है। एक बार बताने में आप लोग समझ जाने चाहिए, कुछ लोग नहीं समझेंगे उनके लिए तो है ही क्लास, उनको भी एंगेज करना ज़रूरी है, क्योंकि जो वेलफेयर है वो सबसे कमज़ोर आदमी तक पहुँचनी चाहिए, कल्याण सबसे जो वीक आदमी है उस तक पहुँचना चाहिए। क्लास भी सबसे कमज़ोर आदमी को उठा के मेन स्ट्रीम में ले आए, वो भी समझने लगे क्लास में क्या बात हो रही है। तो कह रहा है मैं तो अब मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ दिस। अब देखिए, संप्रभुता और अखंडता या एकता भारत की अगर खत्म हो रही है तो आप रोक लगा सकते हैं बोलने पे। राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ी जा रही है भारत की, तो रोक लगा सकते हैं, या देश किसी राज्य की। विदेशी देशों से आपके मित्रता के संबंध खराब हो रहे हैं तो भी रोक लगा सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था खराब हो रही है तो भी बोलने पे रोक लगा सकते हैं। डिसेंसी एंड मॉरलिटी, सदाचार और नैतिकता को खतरा पहुंच रहा है तो भी बोलने पे रोक लगाई जा सकती है। न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की बेइज्जती हो रही है आपके बोलने से। आपने साफ कह दिया साहब, इन्होंने जो जजमेंट दिया ये वाला, इन जज साहब ने रिश्वत ली थी, मुझे तो पक्का पता है। जजमेंट ऐसे ही दिए जाते हैं, ऐसे ही लिए जाते हैं, आप खुल के कह रहे हैं, ये बात खुल के कहनी चाहिए। रोक लग जाएगी आप पे कि नहीं आप ये नहीं बोलेंगे, ऐसी बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो रही हो। डिफेमेशन, किसी की आलोचना हो रही हो, मानहानि, आलोचना नहीं, आलोचना तो हो सकती है, हालांकि होने नहीं दे रहे हैं, हो नहीं पाती है। तो और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, किसी को अपराध के लिए उकसा रहे हैं आप, ठीक है, अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं, तो ये बातें नहीं बोली जा सकती हैं, बाकी कुछ भी बोला जा सकता है। तो हम जो बात कर रहे हैं अब, वो ये बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, आपके एडवर्टाइजमेंट करने पे भी फ्रीडम है, आप बोलिए कुछ भी। रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखिए, जो 8 रेस्ट्रिक्शंस हैं उसका ध्यान रखिए। अब देखिए इसके बाद में आपको कोर्ट ने ये कहा कि कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो हैं जिनमें ट्रेड और कॉमर्स का एलिमेंट होता है, जो कि व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देते हैं, बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में नहीं आते हैं। इस तरह की बात कोर्ट ने कही, क्योंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट को नहीं बढ़ाते, ठीक है ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार जो हैं उनको कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट नहीं बढ़ाते हैं, इस वजह से ये आर्टिकल 19 में नहीं आते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट ये कह के आप करें कि साहब हम कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करेंगे क्योंकि हमें बोलने का अधिकार है, तो ये आपका अधिकार नहीं है आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में। लेकिन बाद में कोर्ट ने इस बात को चेंज किया, मॉडिफाई किया, सुधारा। टाटा प्रेस लिमिटेड केस में वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का केस, इस बात को सुधारा कोर्ट ने कि नहीं हमने गलत कह दिया था, और कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कैन नॉट बी डिनाइड द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। जो व्यावसायिक विज्ञापन होते हैं
उनको मना नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1A का सहारा लेने से। उनको भी बोलने का अधिकार है। अपना माल बेच रहे हैं, बेचने दो। झूठ बोल के थोड़ा बहुत बेच सकते हैं। ठीक है ना? कि आप आस-पास खाएँगे तो ये हो जाएगा, च्युइंगम खाएँगे, नाइक के जूते पहन लेंगे, नाइक की टी-शर्ट पहन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये चश्मा पहन लेंगे तो ये हो जाएगा। बोलने दो, उन्हें भी बोलने का अधिकार है। तो ये टाटा प्रेस के केस में इस बात को मॉडिफाई किया, सुधारा कि हाँ कर सकते हैं कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, और इट आल्सो प्रोटेक्टेड अंडर 19 क्लॉज 1A। 19 क्लॉज 1A इसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। और कॉमर्शियल स्पीच और एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है भाई। फ्री डेमोक्रेसी हो, फ्री कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन हो। ठीक है ना? वो उसे बोलने से ही रोक दिया कि भाई आपके इस प्रोडक्ट में क्या खास बात है। तो इसने कहा जैसे दूसरी शर्ट है वैसे ही मेरी शर्ट है, बस पहनने के काम में आएगी। ठीक है ना? इसमें कौन सी खास बात है? आप 300 रुपये की शर्ट भी वैसे ही पहनिए जो 30,000 रुपये की शर्ट पहनेंगे, बस वो भी पहनने के काम आएगी। इसमें थोड़ा चमकीले कलर होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको देख के कोई फैसिनेटेड हो जाए। ठीक है ना? 300 रुपये की शर्ट और 3,000 रुपये की शर्ट या 3 लाख की शर्ट में कोई फर्क नहीं। वो कहेगा तो बिकेगी क्यों? उसे तो ये बताना पड़ेगा कि नहीं, ये वो जो 300 वाली शर्ट आप खरीद के पहनते हैं उससे कई गुना अच्छी भी है और इसमें ये खास बातें हैं आपको। तो ये बात एडवर्टाइजमेंट के बारे में हुई। आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे। मेरा भी गला ठीक नहीं है।